हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी एल स्टोरी टेलर। और चलिए गाइस, आज की म्यूट बॉय के पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो वेवोशन था उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, उसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लवांगची उसे लेकर इम्पीरियर हीलर के पास भागते हुए जाता है। क्योंकि सभी अभी भी होश में आए थे, इसलिए वो लोग भी थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल करने में टाइम लगाते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा वेवोशन को एक पूरे वार्ड में लेके जाते हैं। वेवोशन बहुत ज़्यादा ब्लड से भीगा हुआ था, इसलिए वो सीधा वेवोशन के कपड़े जो थे वो उसके स्किन से अलग कर देते हैं और धीरे धीरे उसके जहाँ जहाँ जख्म थे उन जख्मों को पहले तो वो अच्छे से पानी से और बाकी के चीज़ों से साफ़ करते हैं और उसके बाद उनको सीलने लगते हैं। जो जो जख्म उसके सिलने वाले थे, जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, उन्हें सीला जाता है और उसके बाद पट्टी लगा दी जाती है। और जो जो छोटे मोटे जख्म थे उन पर दवाई लगाकर उन्हें बांध दिया जाता है। विभूषण जो था वो अभी भी अनकॉन्शियस था और उसे ब्लड चढ़ाने की भी नौबत आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पर लवांगची और लेंचचन ने अपना ब्लड दिया था। बाकी के जो घर के जो व्यक्ति थे वो सारे के सारे लेंचरन, चिंकेंचुन और जितने भी उनके डिसाइपल्स थे वो पीछे पीछे चले गए थे और वो भाग कर ना सीधा देखने जा रहे थे कि जो डीमंस ने हमला किया है वो लोग कहाँ गए हैं, मोरन को कहाँ लेके गए हैं। क्योंकि इतने टाइम से मोरन इन लोगों के साथ था, इन लोगों की अटैचमेंट हो गई थी, बट वो लोग चुटकी बजा के कहीं गायब हो गए थे। वो लोग किसी को भी नहीं दिख रहे थे और ये हैरानगी की बात थी कि कोई ट्रेस भी पीछे नहीं छोड़ा था कि उन लोगों को ट्रैक कर लिया जाए। और सारे हैरान थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था मोरन का बैकग्राउंड क्या है और क्या नहीं है। ये लोग सोच रहे थे कि मोरन इतने टाइम से एक डीमन ब्लड लाइन का इंसान उनके साथ रह रहा था, बट वो एक बच्चा था तो इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो भी आज हुआ, अगर विभूषण को कुछ हो गया तो ये लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, सही टाउन जाते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं, आसपास के जितने गांव होते हैं वहाँ पर डिसाइपल्स को भेज देते हैं, सबसे पूछताछ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। और उस बच्चे को तो अभी तक शौक लगा हुआ था जिसने मोरन के बारे में अब यहाँ पर विभूषण के घर लेके आए हुए थे। वो बच्चा इतना शॉक में था क्योंकि जो डीमन से जब वो विभूषण को बुरी तरह से मार रहे थे तो उस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा था, और एक बच्चे के सामने इस तरह का ब्लंडर चीज़ आ जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाएगा। वो बच्चा तो ना तो कुछ बोल रहा था ना कुछ, वो एक जगह फ्रीज ही हो गया था, उसे सुधबुद्धि चली गई थी। उसके माँ बाप उसे बहुत बार हिलाकर पूछने की कोशिश करते हैं, बट वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता, जैसे मानो उसकी अंदर से मतलब उसकी सोल का कुछ पार्ट ही किसी ने ले लिया हो। और उसे इतना गिल्ट था ना कि उसकी वजह से जो उनकी सेकंड मैडम लैन, एक तरह से विभूषण जो है उसे इतनी ज़्यादा चोट आई है कि वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। और थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। यहाँ पर विभूषण को भी ब्लड चढ़ने के बाद भी वो बेहोश पड़ा हुआ था। लवांगची की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। एयुआन को जो थी वो हमारे विभूषण की मदर संभाल रही थी और इतना ज़्यादा होच-पोच हो गया था ना कि अचानक से क्या हुआ है किसी को समझ में ही नहीं आया। और उसके बाद सारों को उस बच्चे पे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन सारे ये भी समझ रहे थे कि उसकी कंडीशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो भी इतना डर गया था जिस तरह से उसे खींच के लेके आया गया था, और उसके साथ भी कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं हुआ था क्योंकि डीमन तो किसी को भी नहीं बख्शते, चाहे वो कोई भी आ जाए उनके सामने इंसान। और यहाँ पर उस बच्चे को भी थोड़ी देर बाद जब उसके माँ बाप उसके घर ले जाते हैं, वो बुखार में ही था और बेहोश ही पड़ा था। विभूषण भी बेहोश था। बड़ी मुश्किल से ना विभूषण को कम से कम 7-8 घंटे बाद होश आता है, और वो बच्चा तो इतना बुखार में था कि उसे तो होश ही नहीं आता था। विभूषण को जैसे ही बुखार से होश आता है वो रोते रोते फिर से वांगजी से बोलता है कि मुझे मेरा बेटा वो मोरन चाहिए। क्योंकि मोरन जो था ना वो उसके लिए सब कुछ हो चुका था। चुवेनिंग भी शॉक्ड में था कि मोरन जो है उसे यहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ और उसे ले गए। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान था, कुछ खा नहीं रहा था, किसी से बोल नहीं रहा था, और उसके माँ बाप भी कह रहे थे कि तुम डरो मत, वो वापस आ जाएगा। लेकिन चुवेनिंग का दिल कहीं ना कहीं बोल रहा था कि शायद मोरन अब वापस नहीं आएगा क्योंकि डीमन उसे ले गए हैं। उसने पढ़ा था कहीं कि जो डीमंस होते हैं ना वो किसी पे दया नहीं करते, और अगर वो मोरन को ले गए हैं, अगर वो मोरन को मारना चाहते हैं तो मारेंगे, और अपने पास रखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम उसे अपने पास रखा जाएगा। वो मन में सोच रहा था कि अगर मोरन हमारे साथ पला बड़ा होता तो वो एक अच्छा इंसान बनता, लेकिन अगर मोरन हमारे साथ नहीं रहकर उन डीमंस के साथ रहेगा तो वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। यहाँ पर विभूषण जब होश में आया तो वो रो रो कर इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स उसे अभी भी चेक कर रहे थे
इसी तरह से 2 दिन तक तो इन लोगों की भूख प्यास सब ख़त्म थी। विभूषण को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता था और फिर वो जब भी रोता था तो उसके हाथ में जानबूझकर A1 दे दिया जाता था, या फिर उसके पास जिंगई को भेज दिया जाता था ताकि उसका मन थोड़ा सा लगा रहे। उसे बहुत सारी चोटें आई थी, तो इसलिए यहाँ पर मोशन्यू जो था वो जिंगई को लेकर, A1 को लेकर, और कांग्सी सरन, मैडम लैन, वो सारी उसके आसपास थी। इन छोटे छोटे बच्चों को ना देखकर थोड़ा सा वो सैड हो जाता था, लेकिन फिर भी उसका मन लग जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। लैन शिजुई बड़ा हो चुका था, और लैन शिजुई जब बड़ा था, जब उसकी ऐसे ही 5 साल बीत गए थे, लैन शिजुई अब काफ़ी बड़ा था, ऑलमोस्ट 5.5 या 6 साल का हो चुका था। और उसकी एक बहन भी थी जो कि उससे 2 साल छोटी थी, और वो अपनी बहन को यहाँ क्लाउड रिसर्च में खिला रहा था और अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा था। तभी उसके सीनियर आते हैं जो कि चू वेनिंग थे। वो उससे पूछते हैं कि अरे तुम इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो गए हो, आज सेरेमनी थी, चू वेनिंग को उसकी तलवार मिलनी थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खुश था, और वो शिजुई से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कौन सी तलवार मिलेगी। चू वेनिंग को ना सबसे ज़्यादा पसंद था, तलवार से भी ज़्यादा उसे पसंद था टहनियों के साथ खेलना। उसे विप बहुत ज़्यादा पसंद थी। विप कहा जाता है गाइस, जो कि हमारी घोड़े स्टाइल में होती है उसे। यहाँ पर वो बहुत अच्छे से उसे चलाना जानता था, और जब उसे तलवार मिलती है, चू वेनिंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं था, लेकिन उसने लैंसेक्ट की तलवारबाजी अच्छे से सीख ली थी। उसने विप चलाना भी सीख लिया था, और उसने तलवार से किस तरह से पत्तों को इस्तेमाल करके हमला करते हैं वो भी सीखा था। शिजुई एक अल्फ़ा था, जिसकी वजह से जब भी वो चू वेनिंग के साथ रहता था ना, उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके जो ओमेगा गोगो है ना, वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। शिजुई जब बड़ा हुआ था ना, उसने अपने घर में एक बात सुनी थी कि उसके पेरेंट्स जो थे वो उससे पहले एक बेबी को लेके आए थे जिसका नाम बोरन था, और जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेयरफुल था। और वो जानता था कि आज दिन तक उसकी जो विंग मामा है ना, वो कभी भी इन यादों को भूल नहीं पाई। लेकिन विंग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। यहाँ पर विंग जो था वो सुबह सुबह अच्छे से अपने बच्चों के जाने के बाद घर को टाइडी कर रहा था। विंग की छोटी सी जो डॉटर थी ना, वो बहुत शैतान थी। वैसे तो वो चुपचाप बैठती थी, लेकिन वो कभी भी अपने भाई को किसी से बुली नहीं होने देती थी, और अपनी मॉम से भी बहुत सवाल पूछती थी। इसकी वजह से विभूषण मन में सोचा था, शुक्र है बच्चे जो हैं बाहर गए। अब वो घर का काम करने लगता है, और लवांगची कहता है, विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है, तुम्हारी वो शैतान डॉटर आज ना शिजुई के साथ गई है, सेरेमनी है ना, तुम क्यों नहीं गए लंजा। लंजा कहता है, बस मैं निकल ही रहा हूँ, वो अंकल ने मुझे कुछ काम दिया था। विंग, अब बताओ तुम्हारे लिए कुछ लेके आना है क्या, क्योंकि सेरेमनी के बाद बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा और मैं सबको सी ऑफ करने जाऊंगा, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं सही टाउन जाता हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। विंग कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ला के देते रहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम वहाँ जा रहे हो, बच्चों के लिए कुछ चटपटा आइटम लेके आना, कैंडी वगैरह ले आना, बच्चों को वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर लंजा पीछे से विंग को हक करता है और उसके चीक्स पे किस करता है, और कहता है, विंग हमारे 2 बेबी तो हो गए, क्या हमें तीसरे के बारे में सोचना चाहिए। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है मेरी बेटी को जन्म देते देते मैं मरते मरते बचा था, सोचना भी मत लंजा। और वैसे भी तुम भूल गए मेरी कंडीशन कितनी ख़राब थी उस वक्त, और मैं कितना चिल्ला रहा था। डॉक्टर्स ने तो कह दिया था अगली बार मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो मेरी डिलीवरी वो नहीं करवाएंगे। और तुम जानते हो ना, हमारी बेबी गर्ल इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, और उसे देखकर ना अगर कोई शैतानी भी कर रहा होता है ना तो उसका दिल भी शैतानी करने का बिल्कुल नहीं करता। कितनी प्यारी है ना मेरी डॉटर। लवांगची कहते हैं, मेरी डॉटर बहुत प्यारी है, और मेरी डॉटर जो है ना, मैं उसे बिल्कुल एक अल्फ़ा की तरह बड़ी करूँगा। विंग कहता है, क्या मतलब अल्फ़ा की तरह बड़े करोगे, जब देखो तुम्हें अल्फ़ा होने का घमंड रहता है। यहाँ पर लंजा जो था वो अपने सिर को बड़े ही प्यार से विंग के कंधे पे रख के कहता है, विंग एक और बेबी कर लेते हैं ना। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, मुझे नहीं करना तीसरा बेबी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया लंजा, अगर तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया ना तो मैं तुम्हारा वो काट दूंगा। लंजा कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे रोमांस करना है पूरी ज़िंदगी। तुमसे शादी क्यों की थी, इसलिए तो की थी ताकि रोमांस करूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, बहुत सारे बच्चे पैदा करूं, तुम भी ना। और वो बड़े ही प्यार से विंग को हक कर लेता है और फिर अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, बच्चे आ जाएंगे। भांगजी कहता है, बच्चे सेरेमनी में गए हैं,
वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले। विंग कहता है लंजा तुम परवर्ट हो गए हो। लंजा यहाँ पर उसे गोदी उठाता है, चुपचाप अंदर लेके आता है और विंग को यहाँ पर बैठने के लिए बेड पे कहता है। विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी वो सब नहीं करना, कल रात ही तो किया था। लंजा अलमारी खोलता है और वहाँ से एक गिफ्ट निकाल कर विंग को दे देता है। विंग कहता है क्या है ये, और जैसे ही वो लाल कपड़े में बंधी हुई एक चीज़ को खोलता है, विंग देखता है कि यहाँ पर लंजा ने उसकी जो शेरो शायरी होती थी और जितनी भी वो बुक्स लिखता था ना, उसका सारी चीज़ों का ना एक मिक्स्ड बुक बनवाई है जो कि बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर लग रही थी। लंजा कहता है मैंने सोचा कि तुम्हारी इस कलेक्शन को छोटा छोटा करके अलग अलग पार्ट में रखने से अच्छा एक बहुत बड़ी सी बुक बनवा लो। इसमें मैंने तुम्हारी सारी कलेक्शन रखी है, पिछले इतने सालों से तुमने जो भी चीज़ें लिखी हैं इसमें सब दर्ज हैं। और तुम्हें पता है इसका कवर मैंने सोने का बनवाया है। सोने की परत चढ़ी हुई कवर पे देखकर विंग की आंखें एकदम भर आती हैं और वो कहता है लंजा इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। लंजा कहता है मेरा मन था मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें ये। विंग कहता है बहुत अच्छा है पर बहुत एक्सपेंसिव है, इसका हम क्या करेंगे। लंजा कहता है इसको मैंने सोचा है कि हमारी जो लाइब्रेरी की गुप्त जगह है वहाँ पे रखवाऊँगा, ताकि लाइफ में हमारे आने वाली पीढ़ी 100 साल बाद भी इस बुक को पढ़ सके। विंग की आंखें थोड़ी सी भर आती है और वो कहता है ओह मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा मेरे बारे में सोचता है। लंजा कहता है ऑफ कोर्स, मुझे आज भी याद है, इन्हीं सब बुक्स को पढ़ने के लिए, इन्हीं सब स्टोरीज़ को जानने के लिए तो मैं तुमसे मिला था और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। विंग वैसे मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। विंग जो कि अक्सर अपनी चीज़ों को भूल जाया करता था, अपने काम में बिजी रहा करता था, कभी कभी उसे मोरन की आदत आती थी तो वह मोरन के कपड़ों को अक्सर अपनी बेटी को पहना दिया करता था। उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ वांग जी उसकी चीक्स पे किस करके कहता है तुम एक चीज़ भूल गए ना। विंग कहता है क्या भूल गया। वांग जी कहता है हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम ये कैसे भूल सकते हो। तुम बच्चों के आने के बाद सारा टाइम बच्चों में लगे रहते हो और अपना ख्याल भी नहीं रखते। वो उसके कान के पीछे बाल करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं कल रात ही तुम्हें विश करना चाहता था, पर मैंने सोचा कि शायद सुबह उठकर तुम कुछ अच्छा खाने का बनाओगे, लेकिन तुमने कुछ अच्छा खाने का नहीं बनाया, तुम अपना बर्थडे फिर से भूल गए इस साल भी। विंग कहता है सॉरी लंजा, मुझे ना याद नहीं रहता, मैं बच्चों के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, मैं बच्चों के लिए सब चीज़ें करने लगता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरी भी एक लाइफ है। लंजा कहता है पता है जब मोरन यहाँ से गया था ना, मुझे ऐसा लगा था मैं तुम्हें खो दूँगा, और उस टाइम ना मुझे सच में अगर मेरे सामने वो डीमन ब्लड लाइन वाले आ जाते, चाहे मैं मर जाता लेकिन मैं उन्हें जान से मार देता अगर तुम्हें कुछ होता तो, और शुगर है तुम मेरे साथ हो। विंग यहाँ पर लंजा उसके पास जैसे ही आया था ना, विंग उसके सिर पे कंधे पे सिर रख के कहता है क्या मुझे मोरन मिस करता होगा। लंजा कहता है वो तुम्हें कैसे भूल सकता है, लेकिन लंजा जानता था कि मोरन उस वक्त बहुत छोटा था जब वो विंग और इनके साथ था। हो सकता है बड़े होने पर वो सारी मेमोरी धुंधली हो गई हो, शायद वो इन्हें एक अच्छी मेमोरी की तरह याद रख रहा हो, या फिर डीमंस के कुछ खिलाने पिलाने की वजह से वो उन्हें भूल भी गया हो, लेकिन वो विंग का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए झूठ बोल देता है। विंग जो था वो लंजा को कहता है तुम मुझे सिर्फ तसल्लियाँ दे रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो ना, मैं अच्छे से समझता हूँ कि शायद वो हमें भूल गया होगा, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए वो बहुत खास था, मेरे लिए वो सबसे खास था। A1 का बड़ा भाई हमेशा से वही रहेगा, और हमारे जिंगी का भी। यहाँ पर जिंगी भी मटकता मटकता चू वेनिंग को जब यहाँ पर स्वर्ड मिल रही थी वो पहुँचा था। यहाँ पर A1 कहता है तुम इतनी लेट कैसे हो गए। यहाँ पर A1 की सिस्टर भी कहती है तुम इतनी लेट कैसे हो गए जिंगी ब्रदर, तुम इतनी लेट क्यों आए हो ईगो को। तो यहाँ पर वो कहता है अरे तुम भी आई हो चुटकी, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ मैं लेट कैसे हो गया। तुम्हें पता है सुबह सुबह मम्मा और पापा लड़ रहे थे, पापा ना मम्मा को छेड़ रहे थे और मम्मा ना चिल्ला रहे थे। यहाँ पर मोशन्यो और लैंशचन एक दूसरे से थोड़ी सी पति पत्नी वाली नोकझोंक कर रहे थे, जिसकी वजह से मोशन्यो को गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली मोशन्यो ना काफ़ी टाइम से दूसरे बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। वो हमेशा सोचता है कि उसे जल्द से जल्द दूसरा बेबी हो जाए, लेकिन जब भी वो कंसीव करता है
उसकी प्रेगनेंसी ना मिसकैरेज में बदल जाती है और उसे इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था। इसलिए शिचन उसे खुश करने के लिए कभी कुछ करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसका मन लगा रहे और वो अपना जितना भी स्ट्रेस है चाहे शिचन पे निकाल दे। लेकिन शिचन खुश होते हैं जब मो शेन्यू उनसे इस तरह से लड़ता है, उनसे नॉर्मल तरीके से बात करता है, वरना पूरा टाइम वो डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर उसे छेड़ने की, उससे मस्ती करने की और जानबूझकर जिंगी के सामने उसे कडल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जिंगी कह रहा था कि तुम्हें पता ही है मेरे जो फादर है ना वो जानबूझ के मम्मा को छेड़ते हैं। और मम्मा फिर गुस्से में आ जाती हैं और मम्मा को लगता है छी ये तो गंदी बात है ना, बच्चों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है शिजुई और कहते हैं तुम कितने लकी हो, तुम देखो मैं और मेरी बहन हम तो हमेशा लड़ते रहते हैं और मम्मा हमारे पीछे भागती रहती हैं। और मम्मा को ना अगर इस छुटकी को कुछ हो जाए तो मम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ना जीभ चिढ़ा रही होती है शिजुई को देख के और जिंगी को देख के कहती मैं तो अपने पिता की फेवरेट हूँ। यहाँ पर जिंगी कहते हैं मुझे पता है हेंगन जुन ना सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं शिजुई, तुम्हारे पैदा होते ही सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें मिलता था और अब तुम्हारी बहन के पैदा होते ही पूरे परिवार सिर्फ इस छोटी सी नन्ही सी गुड़िया के आगे पीछे ही घूमता रहता है। उन्हें क्या पता ये गुड़िया नहीं है, ये एनाबेला है। यहाँ पर वो सुनते ही कहती है क्या कहा तुमने, मैं रुक जाओ अभी, मैं अभी ना अंकल जेवेजुन को कह दूँगी और दादू से भी कह दूँगी। तुम्हें पता है मैं अंकल और दादू की भी फेवरेट हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम बाद उनके परिवार में ना एक बेटी पैदा हुई थी जिसके ऊपर चिंगेन जुन, अंकल चेरन और तो और शिचन वांगजी दोनों चारों ही घर के चारों अल्फा कुछ सुनते ही नहीं थे। वो उस पर जान छिड़कते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उसे बहुत प्राउड था कि हेंगवन जुन, चिंगेन जुन, जेवजुन और अंकल चेरन भी किसी भी इंसान से उसके लिए लड़ जाएंगे। और उसे बहुत मज़ा आता था जब भी उसके दोनों बड़े भाई उसे बुली करने की कोशिश भी करते थे ना, तो इन दोनों को ही मुँह की खानी पड़ती थी, क्योंकि इनकी मामा भले ही इनकी साइड ले लें लेकिन पापा लोग तो बिल्कुल साइड नहीं लेने वाले, ऊपर से दादू भी नहीं लेने वाले। यहाँ पर ये बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, चुएनिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। चुएनिंग यहाँ पर थोड़ा सा अटैच हो चुका था एयुआन से और जिंगी से। मोरन के जाने के बाद काफ़ी बार वो विज़िट करने आता था, क्योंकि मोरन उसे बहुत पसंद करता था। इसलिए मोरन के जाने के बाद उसके खिलौनों से, उसके रूम से, उसके कपड़ों से, उसकी किताबों से, उसकी हर चीज़ से ना चुएनिंग अटैच था और हर चीज़ को अपने साथ रखता था। क्योंकि वेवुशन भी उन चीज़ों को किसी को देना नहीं चाहता था, तो वो इसलिए वेवुशन से मिलने आता था। और धीरे धीरे उसे शिजुई के बड़े होने पर जब उसकी दूसरी बहन हुई तो उसके साथ भी उसका लगाव बन गया। और फिर जिंगी भी शिजुई से खेलने वेलने आता रहता था, जिसकी वजह से जिंगी से भी यहाँ पर चुएनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, लगाव हो गया और वो इन सब का बड़ा गगब बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसके बाद चुवेनिंग से कहते हैं कि गग आप हमें पार्टी दोगे, आप हमें बहुत सारी कैंडी, बहुत सारे कपकेक्स खिलाओगे। और चुवेनिंग कहता है मैंने ना एक नई डिश बनानी सीखी है, क्या तुम मेरे हाथ का खाओगे। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे ना ऐसे करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, छी पिछली बार आपने कितनी कबाड़ी सब्जी बनाई थी, हमें नहीं खानी आपके हाथ की। यहाँ पर शिजुई कहता है गुगु आपके हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाना, मुझे उल्टी आ जाएगी। पता है पिछली बार मैंने उल्टी कर दी थी और रात भर मम्मा ने कहा था कि क्या घटिया चीज़ खा के आया हूँ, मैंने उन्हें फिर भी नहीं बताया कि मैंने आपके हाथ का फूड खाया था। यहाँ पर मुंह बनाते हुए शिजुई की बहन भी बैठी हुई थी और वो भी कहती है गुगो आपके हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाना, पार्टी नहीं देनी तो ठीक है लेकिन कम से कम अपना जहरीला खाना तो मत खिलाओ। आपको पता नहीं है मुझे पिंपल निकल आया था और पिंपल निकलने पे लड़कियां बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं लगती। यहाँ पर शिजुई और जिंगी हंस रहे थे कि तुम्हें पिंपल की पड़ी है, यहाँ पर वो जहरीला खाना खाकर हमारी मौत हो सकती थी, कितना गंदा था वो खाना, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मुझे उल्टियाँ कर रहा था मैं। जिंगी कहता है मेरा तो अपनी मॉम डैड का इकलौता बच्चा हूँ और मुझे जब वो उल्टियाँ लगी ना तो मेरी मॉम ने मुझे इतना डांटा और उससे भी ज़्यादा मेरे पापा को डांटा था, क्योंकि वैसे ही मैं उनका इकलौता बच्चा हूँ, मैं तो बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाला। बेचारा चुवेनिंग सैड हो जाता है और मन में सोचता है शिट मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों को टेस्ट कराऊंगा, चलो अब तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और मंगवा ही दूंगा।
यहाँ पर सारे मंगवाने के नाम पे तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि चूवेनी की सच में इतनी गंदी, इतनी ज़्यादा गंदी कुकिंग थी ना कि वो खाना तो जहर से भी घटिया था। इवन चूवेनी की जो अडॉप्टिव फैमिली थी, उसके पेरेंट्स भी उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। बेवशन यहाँ पर लवांगची के साथ बैठा हुआ था। ये सारे के सारे चूवेनी की सेरेमनी में आराम से तैयार होके आए हुए थे। लवांगची यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसने लाल कपड़े में उस किताब को बांधा हुआ था और अंकल से परमिशन लेकर वो लाइब्रेरी में चला गया था। लाइब्रेरी में फॉरबिडन एरिया में जाकर उसने उस बड़ी प्यार तरीके से उस पूरी किताब को वहाँ पर रख दिया था लाल कपड़े में बांधकर, और फिर वो बाहर आ गया था। उसने फिर से पूरी सेरेमनी को एंजॉय किया। यहाँ पर हेंगुन की जो प्यारी सी बेटी थी ना, वो अपने पापा से कहती है, पापा पापा आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आ रहे थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। हेंगुन आते ही उसे अपनी गोद में उठाते हैं और कहते हैं, अच्छा अभी थोड़ी देर ही तुम मुझसे दूर हुई हो और तुमने मुझे इतना मिस किया। वो कहती है दोनों गगा मुझे बुली कर रहे थे, और आपको पता है निंग गगा ना कह रहे थे कि वो अपने हाथ का वो जहरीला खाना खिलाएंगे, मुझे वो बिल्कुल नहीं खाना था। पापा आप कब बाहर जाओगे, मेरे लिए अच्छे अच्छे केक लेके आओ ना। यहाँ पर बड़े मुस्कुराते हुए हेंगुन कहते हैं, मैं आज ही शाम को बाहर जाऊंगा, और जब मैं कल वापस आऊँगा ना, तुम अपनी मम्मा को बिल्कुल भी तंग मत करना, वो जो कहती हैं वो सारा कहना मानना, मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। यहाँ पर जैसे ही वो दूर से देखती है ना कि चिरन अंकल और चिंगनजुन आगे हैं, यहाँ पर वो अपने दादू को बोलती है, दादू दादू पापा बाहर जा रहे हैं, आपको भी कुछ खाने के लिए मंगवाना है। तो यहाँ पर चिरन को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं थी, लेकिन वो कहता है, वांगची रुको। वो अपने चियांचुआ पाउच निकालता है और उसमें से कुछ पैसे निकाल के वांगजी को देता है और कहता है, वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाडली सी पोती के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आओ, इसके लिए ड्रेस भी लेके आओ। ये इकलौती है जिसे हर तरीके की ड्रेस पहनना अलाउड है, ये पिंक कलर की ज़रूर लेके आना। यहाँ पर वांगजी कहता है, पर लेंसेक्ट में तो सारे सफ़ेद कलर पहनते हैं ना। वो कहते हैं, तो क्या हुआ, ये हमारे ख़ानदान की इतने सदियों बाद तो एक लड़की पैदा हुई है। तुम्हें पता है हमारे खानदान में मोस्टली लड़के ही लड़के पैदा होते थे, या फिर अडॉप्ट भी किए गए वो भी लड़के थे। मैं तो लड़की का चेहरा देखने के लिए तरस गया था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी नन्ही सी प्रिंसेस के लिए पिंक कलर की ड्रेस ज़रूर लेके आना। चिंगनजुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिरन तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस हमारी प्यारी सी पोती ने ना तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा मोह लिया है। तुम जब देखो सबसे ज़्यादा इससे प्यार करते हो। बेचारे हमारे पोते, वो तो नाराज़ होते होंगे। यहाँ पर चिरन कहता है, वो नाराज़ होंगे तो उनसे 3000 रूल लिखवा लूँगा। और वहीं पे शिजुई और जिंगई का चेहरा उतर जाता है कि हमसे तो दादू 3000 रूल लिखवाने की बात करते हैं, कॉपी करने की बात करते हैं, और यहाँ पर इस लिटिल डेविल को इतना प्यार, उसे तो पिंक कलर की ड्रेस पहनने के लिए भी बोल दिया। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। क्या मोरन इन लोगों को याद रख पाएगा, और मोरन कहाँ है, किस हालत में है, कैसे रह रहा है, वो देखते हैं फ्यूचर एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।